नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 24 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो सर, हमने जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है MK3, इसके एक्सपोर्ट, निर्यात यानी किसकी बात हो रही है सर? एक्सपोर्ट। तो इसके एक्सपोर्ट के लिए हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे मॉरिशस में, ठीक है। नाम होगा सर ALH MK3। ओके, ALH MK3 को हम एक्सपोर्ट करेंगे सर मॉरिशस को, ठीक है। इससे पहले भी हम मॉरिशस में एयरक्राफ्ट दे चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं। कौन से एयरक्राफ्ट दिया था सर हमने? इससे पहले हमने मॉरिशस को दिया था डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जिसको बोलते थे DO228। इससे पहले हम मॉरिशस को दे चुके हैं। अभी हमने हस्ताक्षर किया एक और डील, जिसमें हम इनको देंगे ALH MK3 हेलीकॉप्टर, ठीक है। लाइट हेलीकॉप्टर है सर मॉरिशस को। बात हो रही है सर मॉरिशस की, तो मॉरिशस की कैपिटल कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी है सर पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं अभी प्रवीण जुगनाथ। ओके। किस राज्य ने बांस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गांव स्थापित किया है? देखो सर, भारत का पहला बांस गांव स्थापित करा है सर त्रिपुरा में, ठीक है। देखो, इसको वहां के लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं बांस ग्राम। बांस यानी क्या है? बंबू, ठीक है। बंबू की बात हो रही है, जो कि एक घास की प्रजाति में आता है बैम्बू। ओके, उसकी बात हो रही है सर बांस ग्राम। देखो, यहाँ के जितने घर हैं, जो भी चीजें, वो सारी बांस की बनी हुई है, ठीक है। सारे घर, सारी चीजें यहाँ पे बांस की बनी हुई है। ओके, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है बांस ग्राम, ठीक है, पूरा गांव। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो सर टूरिज्म को अफेक्ट करने के लिए बना है, ताकि टूरिज्म वहां पे बढ़े, टूरिज्म इनेक्ट हो, वहां पे लोग जाएं, देखें इन चीजों को। तो इसके लिए बना है भारत का पहला बांस गांव त्रिपुरा में। देखो, बेसिकली त्रिपुरा में कहाँ बना है? त्रिपुरा में एक जगह है काटला मारा, यहीं पे बना है सर। और काटला मारा पड़ता है वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो पश्चिमी त्रिपुरा जिला है वहां पे पड़ता है सर काटला मारा, वहीं पे बना है सर ये बांस गांव। ओके, बात हो रही सर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की एक योजना है जो काफी न्यूज में है, ये आपको पता होनी चाहिए, मदर ऑन कैंपस योजना। ओके, देखो, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और अगरतला रेलवे स्टेशन से मणिपुर में एक जगह है जिरीबाम रेलवे स्टेशन तक पहली शताब्दी ट्रेन चली है, ठीक है। पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, त्रिपुरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीरमहल कहाँ है? तो देखो सर, नीरमहल पूछा जाए तो नीरमहल है त्रिपुरा में। ये बेसिकली है रुद्रसागर झील में, रुद्रसागर के बीचों बीच स्थित है नीरमहल, ठीक है, रुद्रसागर झील। तो दोनों चीजें पूछी जाती है, रुद्रसागर झील कहाँ है? तो ये भी त्रिपुरा में है। नीरमहल कहाँ है? तो ये भी है सर त्रिपुरा में। ओके, स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य की आगामी परियोजना है? देखो सर, स्टैच्यू ऑफ वननेस क्या होता है सर? एक तरीके से आप कह सकते हो यूनिटी, जो कि यूनिटी तो बन चुकी है, इसलिए इसका नाम हो गया ये स्टैच्यू ऑफ वननेस एक तरीके से एकता होता है, यानी वननेस और यूनिटी सिनोनिम्स आप कह सकते हो सर, यानी एकता का प्रतीक है, एकता जिसको कह सकते हो हिंदी में। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस ये है सर आगामी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार की। ओके, देखो इसके बारे में देखते हैं। देखो, मध्य प्रदेश की सरकार बनवाना चाहती है ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसकी स्टैच्यू होगी? ये होगी सर आदि शंकराचार्य की, ठीक है। आदि शंकराचार्य की एक यूनिटी बन चुकी है, अब पता है आपको, केदारनाथ धाम में, ठीक है। आदि शंकराचार्य की एक बन चुकी है, अब ये बनाना चाहते हैं आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां पे? तो ये बनेगा सर ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। ओमकारेश्वर पड़ता है सर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में,
ठीक है। और खंडवा है सर आपकी नर्मदा नदी के किनारे। पूछा जा सकता है सर खंडवा किस नदी के किनारे है, तो खंडवा है सर नर्मदा नदी के किनारे। ओके, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जो ओमकारेश्वर है वहां बन रहा है सर आदि बनना है, आगामी परियोजना है मध्य प्रदेश सरकार की स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाने की, और स्टैच्यू ऑफ वननेस में जो स्टैच्यू होगी वो होगी आदि शंकराचार्य की। ठीक है, देखो ये जो स्टैच्यू है इसकी जो ऊंचाई है ये होगी सर 108 फीट की। ओके, और जो स्टैच्यू के नीचे का ये जो प्लेटफॉर्म है, जो इस प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म होगा सर इसका आधा यानी 54 फीट का। ओके, 54 फीट प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और 108 फीट होगी सर ये आदि शंकराचार्य के मूर्ति की लंबाई, स्टैच्यू की लंबाई। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है सर ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहाँ है, ये है सर खंडवा में, और खंडवा किस नदी के किनारे है, तो ये है सर नर्मदा नदी के किनारे। देखो इसके साथ साथ यहाँ पे और भी सारे टूरिज्म को देखते हुए और भी सारी चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, और एक अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया जाएगा, अद्वैत वेदांत संस्थान, अद्वैत वेदांत संस्थान भी यहां बनाया जाएगा। ओके, 10 हेक्टेयर जमीन में, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 हेक्टेयर जमीन, बस ये ध्यान रखो यहाँ पे अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया जाएगा। ठीक है, बात हो रही सर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर है मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ओके, बालासोर कहां स्थित है, जहां से भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखो सर ब्रह्मोस मिसाइल तो अभी काफी न्यूज में था, बहुत ही शानदार मिसाइल है सर, जो इंडिया और रसिया के टेक्नोलॉजी से मिलकर बनता है, इंडिया रसिया मिलकर बनाते हैं सर, इंडिया में ही मेक इन इंडिया के थ्रू ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो अभी देखो ब्रह्मोस मिसाइल तो हम एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं, इनफैक्ट हमें पहली ऑर्डर भी मिल चुकी है फिलीपींस से। अगर आपने प्रॉपर फॉलो करते हो करंट अफेयर को तो हमने करा भी है इसको, फिलीपींस से हमें प्रॉपर ऑर्डर भी मिल चुका है सर ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, तो हम अब एक्सपोर्ट भी करेंगे इसका। तो इसके एक और वेरिएंट का, एक नए वेरिएंट का हमने सफलतापूर्वक परीक्षण करा है, ये करा है सर उड़ीसा के बालासोर से। तो बालासोर कहां पड़ता है, ये पड़ता है सर उड़ीसा में। देखो ये जो मिसाइल हमने टेस्ट करा ये थी सर क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल थी और इसकी जो रेंज थी वो थी 290 किलोमीटर। ठीक है, देखो जो इसके बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज तो 1000, अग्नि ये सारी चीजें वो तो लगभग 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर अग्नि 1 का ही देख लो तो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मिसाइलें हैं। इस पर्टिकुलर मिसाइल की बात हो रही है, इस क्रूज मिसाइल की, तो इसकी रेंज है सर 290 किलोमीटर। इसको हमने लॉन्च करा है एक युद्धपोत से जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम से हमने इसको लॉन्च करा है और इसका हो रहा है सफलतापूर्वक परीक्षण। और इसकी जो सुपरसोनिक है तो इसकी जो स्पीड है ये है 2.8 मैक। ठीक है, देखो सुपरसोनिक कौन सी मिसाइलें होती हैं जिसकी स्पीड ध्वनि के स्पीड से यानी साउंड के स्पीड से ज्यादा होती है, वो कहलाती है सर सुपरसोनिक मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल हो गए 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की स्पीड से 2.8 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है, यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 3 गुना ध्वनि की स्पीड से है इसकी स्पीड। ठीक है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जिसका हमने किया है सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, देखो जो ये ब्रह्मोस मिसाइल ये बनाता कौन है, तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है सर ब्रह्मोस एयर स्पेस, ब्रह्मोस एयरो स्पेस। ठीक है, ये कंपनी का नाम है जिसके CEO अभी भी नियुक्त हुए थे कुछ दिन पहले, अतुल दिनकर राणे, अतुल दिनकर राणे। ओके, अभी बेसिकली देखो तो ब्रह्मोस एरो स्पेस लखनऊ में भी एक कंपनी बैठा रहा है जिसमें जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं इसके कुछ पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग होंगे। ठीक है, तो लखनऊ में भी एक इसकी कंपनी बैठ रही है सर, एक फैक्ट्री हो रही है जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, देखो हम पढ़ते रहते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लो ये है सर हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ये हो गया। ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल गया एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया इसने, ठीक है, वापस नीचे आया और ये इसका टारगेट है, इसने अपना टारगेट को हिट किया। ओके, ये होता है सर बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा गया
एटमॉस्फेयर को क्रॉस करा इसने और वापस से आके अपने टारगेट को हिट किया, तो ये होता है सर बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल डायरेक्ट होता है सर, यहां से हमने लॉन्च करा और सीधे इसने अपने टारगेट को लॉन्च कर क्रैक किया, तो ये होता है सर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बेसिकली हम युद्धपोत वगैरह में रखते हैं, जो समुद्री लड़ाइयाँ होती हैं, जो हमारे जहाजें हैं, शिप्स हैं, उसमें उससे लॉन्च होती है सर क्रूज मिसाइल, जो सीधे जाके अटैक करती हैं। तो इसकी रेंज बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इससे कम होती है। इसकी रेंज अभी जैसे हमने लॉन्च करा है, जो उसकी रेंज है 290 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है ये थोड़ी कम होती है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा। और डिफरेंस यही होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। M.K. प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस आंदोलन के लिए प्रचार किया था? तो देखो सर, M.K. प्रसाद ने प्रचार करा था सेव साइलेंट वैली के लिए, सेव साइलेंट वैली के लिए, ठीक है। सेव साइलेंट वैली यानी साइलेंट वैली की बात हो रही है सर, तो इसको बचाने के लिए। तो साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है सर एक जगह केरला में, बेसिकली आप कह सकते हो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। केरला में एक जगह है सर पलक्कड़, जिला है केरला का, इसी में है सर साइलेंट वैली, ठीक है, केरला में। तो इसी को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन करा था, आंदोलन के लिए प्रचार करा था M.K. प्रसाद ने, जिनका अभी हाल ही में हो गया है सर निधन, ठीक है। साइलेंट वैली को अगर आप देखोगे तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर यूनेस्को की, यानी विश्व धरोहर में इसको जगह मिला है यूनेस्को के, ठीक है। देखो इसको साइलेंट वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही शांत जगह है, जंगल है सर, बहुत ही शांत। देखो जंगलों में बेसिकली रात में आवाजें होती हैं, और वो आवाज कौन करता है? जंगल में एक कीड़ा पाया जाता है सर, किसी भी जंगल में, जिसको बोलते हैं किकाडा। किकाडा इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट मतलब कीड़े होते हैं सर, तो किकाडा इंसेक्ट होता है सर, जंगलों में पाया जाता है। वो साइलेंट वैली में नहीं पाया जाता, तो जिसकी वजह से जो रात में आवाज होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एकदम शांत है, शांत घाटी है सर, एकदम शांत जगह है, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट वैली, ठीक है। यहाँ पे आपको तरह तरह के जानवर मिलेंगे, तो ये हो जाती है सर साइलेंट वैली। तो इसको सेव करने के लिए जो प्रचार करा था वो करा था M.K. प्रसाद, ठीक है। देखो साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखना सर, जो साइलेंट वैली है ये एक नेशनल पार्क भी है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं केरला में? तो देखो सर, केरला में है जो पूछा जाता है, एक तो हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फिर पूछा जाता है मथिकेट्टन नेशनल पार्क है, मथिकेट्टन नेशनल पार्क, ओके। पम्माडम नेशनल पार्क है, पम्माडम नेशनल पार्क। अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, ठीक है। फिर एरविकुलम, बहुत पूछा जाता है सर एरविकुलम कहाँ है? तो एरविकुलम भी है सर केरला में ही। पेरियार, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देते होंगे तो काफी पूछा गया है सर पेरियार, ठीक है। तो ये सारे हैं सर केरल में, ठीक है। देखो पेरियार किसके नाम पे है? पेरियार जो नेशनल पार्क है ये है E.V. रामास्वामी के नाम पे। E.V. रामास्वामी एक व्यक्ति थे, E.V. रामास्वामी, ठीक है, इन्हीं को प्यार से बोलते थे सर पेरियार, इन्हीं के नाम पे। और पेरियार जो ये थे E.V. रामास्वामी, इनका जन्मदिन कब होता है? इनका जन्मदिन होता है सर 17 सितंबर को, और इस दिन मनाया जाएगा सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस डे कहां पे मनाया जाएगा सर? ये मनाया जाएगा तमिलनाडु में, ये डिक्लेयर करा है सर तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है। जो E.V. रामास्वामी का जन्मदिन है वो है 17 सितंबर को, और इस दिन मनाया जाएगा सोशल जस्टिस डे तमिलनाडु में, ये डिक्लेयर करा है सर तमिलनाडु की सरकार ने। उस देश का नाम बताइए जो AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 के 20वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो देखो सर AFC फुटबॉल एशिया कप 2022 का जो 20वां संस्करण हो रहा है ये होगा सर इंडिया में, ठीक है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। देखो ये बेसिकली हो रहा है महाराष्ट्र के 3 शहरों में, ठीक है, जो महाराष्ट्र में 3 जगहों पे हो रहा है सर। कहाँ का? एक हो रहा है सर मुंबई, एक हो रहा है नवी मुंबई, और पुणे। 3 जगहों पे हो रहा है अलग अलग स्टेडियम्स में, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में, ठीक है। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप, तो इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार सर इंडिया। और जो इंडियन टीम की कैप्टन है वो कौन है? इंडियन फुटबॉल टीम की जो कैप्टन है वो है सर आशा लता देवी, आशा लता देवी, ओके। और जो कोच हैं ये
इस टीम के वो कोच हैं सर थॉमस डेनरवी। ओके, ये है सर इंडियन टीम के कोच। देखो ये जो AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप है ये होता है 4 साल में एक बार, ये ध्यान रखना सर, 4 साल में एक बार होता है। पिछली बार हुआ था 2018 में और इसके विनर कौन था? इसका विनर था जापान। फिर 2014 में हुआ था इससे पीछे, उस बार भी जापान ने जीता था। सबसे अधिक बार किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार जीता है इसको 8 बार चाइना ने, सबसे ज्यादा 8 बार जीता है इसको सर चाइना ने। ठीक है, भारत की टीम तो अभी तक नहीं जीत पाई है इस कप को। अगर हम देखेंगे तो एशिया में फुटबॉल में हमारा रैंक भी है 11वां और वर्ल्ड में देखोगे तो हमारा रैंक है 55वां। ठीक है, तो अभी तक हमने नहीं जीता है। होप इस बार मेजबानी कर रहे हैं तो कुछ बेस्ट हो। ओके, तो इस बार की AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कर रहा है इंडिया यानी भारत। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का हाल ही में किस देश द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो देखो सर, एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करा है सर इजराइल ने। इजराइल आपका पता होगा चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के परीक्षण करते रहते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने एरो 3 का करा है परीक्षण। ठीक है, तो ये परीक्षण किसने करा है सर? इजराइल ने। अच्छा, इंडिया और इजराइल मिलके एक मिसाइल बना रहे हैं सर, इंडिया और इजराइल ये मिलके। तो ये कौन सा मिसाइल है? तो इंडिया इजराइल मिलके बना रहे हैं बराक 8। ठीक है, बराक 8 मिसाइल बना रहे हैं इंडिया और इजराइल मिलके। और रसिया के साथ मिलके हम कौन सा बनाते हैं? वो बनाते हैं सर हम ब्रह्मोस। देश में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत में डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान में 40% की वृद्धि हुई है? देखो सर, ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। ठीक है, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये जारी करता है सर RBI। ठीक है, देखो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स साल में 2 बार जारी होता है। ठीक है, एक जारी होता है मार्च से सितंबर के पीरियड का, फिर एक जारी होता है अक्टूबर टू मार्च के पीरियड का। ठीक है, तो ये जारी करता कौन है? ये जारी करता है सर RBI। ठीक है, साल में 2 बार। देखो सर, अभी जो जारी हुआ है ये जारी हुआ है सर मार्च 2021 से सितंबर 2021 का, सितंबर 2021 का। ठीक है, जिसमें ग्रोथ है 39.64%, जिसको आप कह सकते हो अप्रॉक्स 40% की ग्रोथ है। ठीक है, देखो ये जो इंडेक्स जारी होता है इसको जारी करने के 5 पैरामीटर होते हैं सर, जो 5 मापक होते हैं, पैरामीटर होते हैं इसको जारी करने का। कौन कौन होता है? इसको इंग्लिश में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। एक होता है पेमेंट इनेबलर, और पेमेंट इनेबलर का वेटेज होता है सर 25%। ठीक है, एक होता है पेमेंट परफॉर्मेंस, और पेमेंट परफॉर्मेंस का जो वेटेज होता है वो होता है 45%। डिमांड साइड फैक्टर इसका होता है सर 10%, और सप्लाई साइड फैक्टर का होता है सर 15%। सप्लाइड साइड फैक्टर इसका वेटेज होता है सर 15%, और बचा जो 5% वेटेज है ये होता है सर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का। ओके, तो ये टोटल वेटेज हो गया सर 100%। एंड ये 5 पैरामीटर्स होते हैं सर, पेमेंट इनेबलर, पेमेंट परफॉर्मेंस, डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ठीक है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी ये होता है सर 5%। ओके, रिपोर्ट है कब की? मार्च 2021 से सितंबर 2021 की, और हमारा ग्रोथ है सर 39.64%, यानी लगभग 40%। ठीक है, इसमें हमारा बेस ईयर जो होता है, बेस ईयर होता है 2018। ठीक है, मार्च 2021 में पहली बार ये हुआ था सर पब्लिश। ठीक है, पहली बार पब्लिश हुआ था मार्च 2021। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा?
देखो सर, जो भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, इसका देखो प्रथम संस्करण होगा, ठीक है, पहला संस्करण होगा जो कि जनवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं 2015 से कि भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हो जाए, यानी समिट जो है, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ वो हो जाए 2015 से हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो डायलॉग हो रहा है ये तो हम 2019 से हम शुरू कर चुके हैं, 2019 से जो डायलॉग है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, तो डायलॉग तो हो रहे हैं, बट समिट अभी नहीं हो रही थी। तो ये पहली बारी आयोजित होगी सर जनवरी 2022 में, जिसको होस्ट करेगा भारत। और ये कैसा होगा, 27 जनवरी को होगा सर, ठीक है। और इसको कैसे होगा, कहाँ होगा, ये होगा सर वर्चुअली, यानी आभासी तरीके से, ऑनलाइन जिसको आप कहते हो, आभासी तरीके से ये होगा, ठीक है। अच्छा देखो, सेंट्रल एशियन की बात हो रही है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कितनी है, ये है सर 5। ये आपको ध्यान रखना होगा सर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कितनी है, 5। अभी काफी न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले किया था नर्क का दरवाजा, ठीक है, जो डोर की बात हमने करा था, ठीक है, जिसको बंद कर रहा है वो कौन सी कंट्री कर रही है, वो कर रही है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अभी जहां के राष्ट्रपति को बदला गया है, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, रसिया ने अपनी सेना भेजा, वो कौन सा देश था, वो देश था सर कजाकिस्तान। तो इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए सर, क्योंकि अभी करंट में ये काफी तगड़ा इशू है सर, जो कि जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, 5 कंट्रीज जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आती हैं, मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में जिस पार्ट बनेंगी, वो है सर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। बहुत वो नहीं है सर, आपको पता रहना चाहिए, आपको इन 5 के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए सर, ठीक है। तो ये मीटिंग होगी जिसको इंडिया होस्ट करेगा, वर्चुअली होगा 27 जनवरी को, जिसमें 5 देशों के प्रतिनिधि होंगे। मां और बच्चे के लिए केसीआर किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो देखो सर, केसीआर किट योजना है, ये बेसिकली 2017 से चल रही है, इसको हर साल रिन्यूअल किया जाता है। तो केसीआर जो किट योजना है 2017 से चल रही है, और ये योजना है सर कहाँ की, तेलंगाना। ओके, केसीआर बेसिकली यहाँ के मुख्यमंत्री अपने नाम पे है, मुख्यमंत्री के नाम पे है, जो कि है के चंद्रशेखर राव, ठीक है। केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव किट योजना, उन्हीं के नाम पे है सर। ये है सर तेलंगाना की योजना। देखो इसके तहत क्या होता है, एक जो महिलाएं जिनका बेबी होता है सरकारी हॉस्पिटल में, ध्यान रखना सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेबी होता है, उनको एक किट दी जाती है, ठीक है। इस किट में टोटल 16 आइटम होते हैं सर, ठीक है। 16 आइटम की किट दी जाती है, जिसमें डाइपर, ऑयल, शैम्पू, सॉप, ये सारी चीजें होती है, बच्चों के कपड़े कुछ देख रेख के लिए, ये सारी चीजें होती है। 16 आइटम की किट दी जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं केसीआर किट योजना, ठीक है। और एडिशनली इसमें क्या क्या मिलता है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेबी होता है, यदि लड़की होती है तो 13,000 रुपए, और यदि लड़का हुआ तो 12,000 रुपए, ये भी दिया जाता है, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए सर, ये कंडीशन होती है, ठीक है, एडिशनल के तौर पे, ठीक। केसीआर किट योजना के तहत देखो बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की अभी अभी एक योजना शुरू है, मनावरु मनाबड़ी, हमने डिस्कस भी किया है सर, मनावरु मनाबड़ी योजना, यानी कि हमारा गांव हमारा यो स्कूल योजना, जिसके तहत ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाएंगे ये अपने यहाँ, ठीक है। मनावरु मनाबड़ी योजना के अंतर्गत, यानी हमारा गांव हमारा स्कूल योजना, ये भी शुरू करा है सर तेलंगाना की सरकार ने। आमतौर पर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से में पाई जाने वाली मीठे पानी की एक देसी मछली प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस मछली को किस नाम से जाना जाता है? देखो सर, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। बेसिकली अगर आंसर देखोगे तो ये होगा मिस केरल, ठीक है। देखो हमारे यहाँ जो मीठे पानी की बात हो रही है, यानी क्या है, फ्रेश वाटर, ठीक है। जिसको खारा पानी जो नहीं होगा वो होता है, उसको बोलते हैं सर मीठा पानी, यानी फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर में मछली पाई जाती है, मिस केरल, इसको रखा गया है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में। देखो पूरी बात समझते हैं। देखो सर, हमारे यहाँ 1972 में एक एक्ट लाया गया था, कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप कह सकते हो, या कंजर्वेशन एक्ट भी कह सकते हो। प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है।
प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन, कुछ भी आप कह सकते हो सर, कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, इसमें कई सारी अनुसूचियां थी, ठीक है, अनुसूची 1, 2, 3, 4। इसमें क्या था, जैसे अनुसूची 1 में कोई है जानवर, अगर उसको आप मारते हो तो उसके लिए ज्यादा सजा, 2 में है तो उसके लिए उससे कंपैरेटिवली थोड़ी कम, 3 में है तो उससे कंपैरेटिवली थोड़ी कम, तो ऐसे करके जैसे जैसे अनुसूची कम होगी सजा थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जानवर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया था, यानी कि जो जानवर इस वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, उसके किसी भी अनुसूची में आते हैं, अगर उसको आप मारते हो या पकड़ते हो तो आपको होगी सजा, और इस सूची में नहीं आते हैं, यानी इस एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर आप उनको मार सकते हो, ठीक है। जैसे बात करें बकरी की, गोट, ठीक है, अगर आप बकरी की बात करोगे तो बकरी को आप मार के मटन बना के खा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी इसको संरक्षण नहीं मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जिसको डाल दिया गया उसको कर दिया गया प्रोटेक्टेड। तो इसी के जो अनुसूची 1 है, इसमें संशोधन किया गया है सर 2021 में, जिसको बोला जा रहा है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, और इसमें जोड़ा गया है मिस केरल यानी मछली को, ठीक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मछली है सर, आप देख सकते हो। इसके ऊपर ग्रीन और रेड कलर, ब्लैक और रेड कलर का होता है धब्बा। एक्वेरियम आप जानते हो, एक्वेरियम जो कि शीशे का होता है, ठीक है। इस एक्वेरियम में आप देखोगे तो 60 to 65% एक्वेरियम में आपको ये मछली मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी लगा दिया गया है इसके संरक्षण पे बैन, इसको डाला गया है अनुसूची 1 में, ठीक है। अनुसूची 1 में क्या होगा, अगर आप मिलोगे इसको कोई कैच करते हुए, इसको कोई मारते हुए मिलेगा या पकड़ते हुए मिलेगा, तो उसको होगी सर अधिक से अधिक सजा, क्योंकि ये किस में शामिल किया गया है, अनुसूची 1 में, ओके, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, ठीक है। ये जो मछली है इसको बोलते हैं मिस केरल, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डेनिसन बार्ब, ठीक है, डेनिसन बार्ब है सर इसका दूसरा नाम, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम है सहद्रिया डेनिसैनी, हिंदी में लिखते हैं सर सहद्रिया डेनिसैनी, ठीक है, ये है सर इसका साइंटिफिक नाम, ओके। तो ये ध्यान रखना सर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिसको भी मिल गया प्रोटेक्शन, ठीक है, जिसको मिल गया प्रोटेक्शन उसको आप मार नहीं सकते, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है। जिसको प्रोटेक्शन नहीं मिला है आप पकड़ते हो, जैसे बकरी प्रोटेक्शन नहीं है, लायन की बात कर लो, नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है, टाइगर को प्रोटेक्शन है, एलिफेंट प्रोटेक्शन है। तो ऐसे इसी कड़ी में जोड़ दिया गया है इस मछली मिस केरल को, जिसको हम बोलते हैं सर डेनिसन बार्ब, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है सर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब आया, तो ये आया सर 1972 यानी 1972 में। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एंड इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक, जो कि फरवरी 2022 में रिलीज होगी, किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखो सर ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने, ठीक है, चंद्रचूड़ घोष की ये बुक है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एंड अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है। देखो इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी हमको पता है सुभाष चंद्र बोस की अभी हमने 23 जनवरी यानी कल मनाई है जयंती, 125वीं, ठीक है, 125th जयंती हमने मनाई है इनकी। और जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इनकी जयंती हम मनाते हैं सर पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सर, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं इनकी जयंती। कब मनाते हैं, ये मनाते हैं सर 23 जनवरी यानी कल हमने इसको मनाया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं लगातार 2 साल, 1938 और 1939 में। उसके बाद इनके विचार मिले नहीं कांग्रेस से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और आजाद हिंद फौजों की स्थापना करी, ठीक है। तो और भी सारे इनके मूवमेंट है, जो आप ये बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।